नमस्कार। आज का टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। आखिर क्या परिणाम हुए इस स्वतंत्रता संग्राम के, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अन्य घटनाओं की तरह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद की जाती है और भविष्य में इतिहास के पन्नों में यह घटना अपने रंग को हमेशा बिखेरती ही रहेगी। इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव न केवल इंग्लैंड पर पड़ा था बल्कि पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया था। सच्चाई तो यह है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने नई दुनिया में एक नए युग को जन्म दिया और प्राचीन विश्व के लिए भी एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो चलिए देखते हैं आखिर ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या क्या हुआ। विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने उपनिवेशों की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर विश्व इतिहास में एक नए राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका को जन्म दिया। आज़ादी पाने के लिए उपनिवेशवासियों ने अपने देश में जनतांत्रिक शासन का संगठन किया। विस्तृत क्षेत्र, जापान, जनधन और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह देश शीघ्र ही विश्व का एक महत्वपूर्ण देश बन गया। इसके अलावा एक विस्तृत देश में संघात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाना विश्व की राजनीतिक सफलता की अमेरिका की एक बहुत बड़ी देन है। हालांकि अमेरिका की स्वतंत्रता ने इंग्लैंड की स्थिति को कुछ समय के लिए कमजोर बना दिया, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस घटना ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और इसके वर्ग की नींव रखी। चूंकि अमेरिका की जनता इंग्लैंड के संतान थे और वे इंग्लैंड की सभ्यता संस्कृति को मानते थे, इसलिए विश्व की अधिकांश भाग में इस सभ्यता और संस्कृति का प्रसार हुआ। आगे देख लेते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद 13 राज्यों ने मिलकर एक नए संघ का निर्माण किया और इसके संचालन के लिए एक संविधान की रचना हुई जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इस संविधान में इस संघ पद्धति स्वीकार की गई जिसके अंतर्गत शक्तियों और कार्य क्षेत्रों का विभाजन संघीय सरकार और राज्यों के सरकारों के बीच किया गया। इस संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता संघीय सरकार के हाथों में रही, किंतु स्थानीय मामलों में राज्य सरकार को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया गया। शासनाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया और उसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। राष्ट्रपति को ही इस संविधान के अनुसार मुख्य कार्यकारी माना गया। इस संविधान के द्वारा व्यवस्थापिका में 2 सदन रखे गए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इनके हर सदस्य को हर राज्य की अपनी जनसंख्या के आधार पर चुनता था। सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि होते थे। न्याय का मुख्य अधिकार इस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। इस प्रकार अमेरिका में संविधान द्वारा जनता का शासन लागू हो गया। आगे बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संघर्ष। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा तैयार किया था जिसने लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। चूंकि व्यक्तिगत संविधानता, स्वशासन और समाज में आदरणीय स्थान पाने के लिए इस घोषणा ने अमेरिकनों को मर मिटने के लिए कटिबद्ध कर दिया था। इस संग्राम की समाप्ति पर इस घोषणा पत्र को संविधान में जोड़ने के लिए एक आंदोलन चला। इस संशोधन के बाद ये अमेरिका संविधान के अंग के रूप में स्वीकार कर लिए गए। उसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए जैसे भाषण और धर्म में स्वतंत्रता और कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार। इस घोषणा के फलस्वरूप अमेरिका का एक भयानक संघर्ष इंग्लैंड के साथ अपनी आज़ादी के लिए करना पड़ा। ब्रिटेन के साथ उपनिवेशवासियों की जो संधि हुई उसका तत्कालिक परिणाम बहुत लाभदायक हुआ। युद्ध के बाद अमेरिका को कनाडा के किनारे वाला वो महत्वपूर्ण भाग मिला जो मछली मारने के लिए काफ़ी उपयुक्त था और अमेरिका का विस्तार प्रशांत महासागर की दिशा में हुआ और उसे एक विशाल भूभाग में फैलने का अवसर मिला। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की औद्योगिक नीति। युद्ध के दौरान अमेरिका के सिपाहियों को अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति फ्रांसीसियों और डचों के द्वारा होती थी, लेकिन बाद में उनका अभाव महसूस हुआ और इस अभाव को पूरा करने के लिए अमेरिका में विकास हुआ। इस औद्योगिक नीति के चलते अमेरिका बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो गया और वित्त संबंधी स्वतंत्रता भी कायम हुई। आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए कागजी मुद्रा का प्रचार हुआ, फिर सूद पर कर्ज देने की प्रथा चली और बाद में कर प्रणाली भी चली। अब देख लेते हैं सामाजिक प्रभाव। युद्ध के समय और उसके बाद उच्च कुलीन तथा टोरी दल के लोग कनाडा, पश्चिमी द्वीप समूह तथा इंग्लैंड हजारों की संख्या में आने लगे। राज्य के समर्थकों के चले जाने के बाद उसकी रियासतें
नीलाम कर दी गई। ब्रिटेन की राजमुकुट या उनके एजेंटों के जिम्मे जो जमीन थी उसका वितरण अमेरिका के कानून के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच हुआ। व्यापारी, वकील और पदाधिकारी वर्ग के लोग ही मैसाचुसेट्स तथा बोस्टन आदि स्थानों में जमीन के अधिकारी बन गए थे। क्रांति का प्रभाव गुलामों पर भी पड़ा। लगभग 1 लाख गुलाम गुलामी छोड़कर भाग गए, लेकिन उन्हें मुक्ति के बदले मौत मिली अथवा जीवन भर बंधुआ मजदूर बनकर रखा गया। अमेरिका में उत्तराधिकारी के नए नियम बने। इसके अनुसार रियासत का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र ही हो सकता था और जेफरसन इस उत्तराधिकार नियम को नष्ट करने में सफल हुआ। अपने समय में उसने बड़ी बड़ी रियासतों को बांट दिया और कुछ को बेच दिया। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। जातीय समानता और पूजा पाठ की विधि में पूर्ण आज़ादी दिलाने का काम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही पूरा हुआ। प्रत्येक पुराने राज्य में अंग्रेजी चर्च की व्यवस्था नष्ट कर दी गई और उसके स्थान पर धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दी गई। 1786 ईस्वी में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में जेफरसन ने एक विधेयक कांग्रेस से पास कराया, जिसके अनुसार किसी भी धार्मिक प्रश्नों में सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस तरह जेफरसन ने धार्मिक विधेयक ने आधुनिक कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण में एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसे आगे चलकर फ्रांस और इटली के लोगों ने अपनाया। अतः आधुनिक इतिहास में अमेरिका ने ही सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। और प्रजातंत्र की परंपरा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य उपलब्धि गणतंत्र की स्थापना था, किंतु गणतंत्र लोकतंत्रीय नहीं थी। इसमें बहुत कम व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया था। निग्रो लोगों को, जो उस समय तक दास थे, अमेरिका के आदि निवासी और स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था। कई वर्षों तक बहुत से राज्यों में चुनाव के नियम ऐसे थे कि उसके जमीन जायदाद वाले व्यक्तियों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। कुछ दिन के बाद लोकतंत्र की दिशा में प्रगति होने लगी। कुछ राज्यों में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं माना गया और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए धार्मिक योग्यता आवश्यकता नहीं मानी गई। इन सबों के साथ साथ देखा गया तो यह भी गया कि अभिजात तंत्र के विशेषाधिकारों जैसे सेवाओं के बदले लगान और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। गुलाम की प्रथा को छोड़कर अन्य मामलों में अमेरिकी गणतंत्र अन्य तत्कालिक राज्यों की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक था। अब देख लेते हैं फ्रांस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। फ्रांस की राजनीति को भी इस संग्राम ने काफ़ी प्रभावित किया। सबसे पहले फ्रांस को इस युद्ध के कुछ प्रादेशिक लाभ हुए। अब सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान में कुछ खोए प्रदेश उनको वर्साय संधि की शर्तों द्वारा मिल गए, लेकिन अमेरिका के युद्ध ने फ्रांस की क्रांति को अनिवार्य बना दिया और अमेरिका की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था और उसमें उसको सफलता मिली। फ्रांस के सामने यह उदाहरण के रूप में आया उस समय जब वहाँ के लोग निरंकुशता की चक्की में पीस रहे थे। फ्रांस की सेना विजयी अमेरिका उपनिवेशों की ओर से लड़ने के लिए अमेरिका भेजी गई थी। वहाँ जब यह सेना लौटी तो उन सैनिकों ने यह एहसास किया कि यदि वे दूसरे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं तो वे स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस विचार ने उसके दिमाग में क्रांति मचा दी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की लड़ाई करते फ्रांसीसी का बहुत धन खर्च हो गया था। यह सच है कि अमेरिका की ओर से युद्ध में भाग लेकर फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से बदला लिया। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कर फ्रांस ने अपने आप को एक भयंकर संकट में डाल दिया, जिससे क्रांति के आगमन को निश्चित कर दिया। वस्तुतः आर्थिक संकट ही फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। अब देख लेते हैं आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने आयरलैंड को भी प्रभावित किया और उन्हें साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। उस समय आयरलैंड की जनता भी अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। उपनिवेशों की इस मांग ने कि कर लगाने का अधिकार हमें स्वयं है, आयरलैंड के निवासियों को बहुत प्रभावित किया। अतः अब आयरलैंड की शोषित जनता पहले से अधिक उत्साह और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में जुट गया और कुछ ही समय में उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड से मुक्त करा दिया। अमेरिकी उपनिवेशों की सफलता देखकर आयरलैंड की राष्ट्रीय चेतना का आंदोलन अधिक शक्तिशाली हो गया, जिसको दबाने में अंग्रेज असमर्थ थे। अब भारत पर प्रभाव देखते हैं। भारत पर भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह देखा गया कि जब अमेरिका में युद्ध छिड़ा तो भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे फ्रांसीसी पराजित हो गया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया।
इंग्लैंड पर भी इनका प्रभाव पड़ा। अमेरिका युद्ध का पराजित होने के बाद अमेरिका युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेज को अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना पड़ा। अंग्रेज राजनीतिज्ञ अब यह समझ गए कि यदि अन्य उपनिवेशों को अपने अधीन रखता है तो वहां पर शोषण की नीति का परित्याग करना पड़ेगा। अमेरिका के उपनिवेशों के छिन जाने से इंग्लैंड अपनी वस्तुओं की खपत की एक अच्छी मंडी से वंचित हो गया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इंग्लैंड को इन मंडियों के छिन जाने से व्यापारिक क्षेत्र में भी क्षति उठानी पड़ी होगी। आगे चलकर इस संग्राम से भारत में राष्ट्रीयता के विकास में प्रेरणा मिली। सच्चाई तो यह है कि स्वतंत्रता की घोषणा राष्ट्रवादियों भारतीयों की हमेशा प्रेरित करती रही है। इस प्रकार भारत पर भी इस पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो सचमुच में संग्राम का प्रभाव इंग्लैंड पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।